नमस्कार दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केबीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी का मॉडल पेपर तैयार किया है। ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। ऐसे प्रश्न जो समान रूप से एग्जामिनेशन में प्रबल संभावी हैं, इनके आने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये 10 प्रश्नों का संग्रह है और एग्जामिनेशन में 10 प्रश्न हिंदी के आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल पेपर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकल की रोटी खाना मुहावरे का अर्थ बताओ। दुष्टता से जीविकोपार्जन करना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल ये विरोधाभासी है। दूसरा है, बुद्धि से जीविकोपार्जन करना, हाँ ये सही है। बुद्धि से विवेक का इस्तेमाल करके आजीविका चलाना ये सही लगता है। तीसरा देख लेते हैं, मेहनत से जीविकोपार्जन करना ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेहनती आदमी बुद्धिमान ही हो, ठीक है। चौथा है, चालाकी से जीविकोपार्जन करना, ये भी नहीं हो सकता। इसका सार्थक और सही विकल्प है दूसरा, बुद्धि से जीविकोपार्जन करना, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। संन्यास, 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 सन्यास। पहला नहीं होगा संन्यास, ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है, संन्यास ये वाला सही होगा। तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा और चौथा तो एकदम नहीं होगा। इसमें जो दूसरा विकल्प है वही संन्यास सही है, ठीक है। इसकी वर्तनी सही है, पहले वाली की नहीं। स के ऊपर अनुस्वार का निशान या चिन्ह लगेगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अंग, श, मूर्धा श, फिर दीर्घ श, बड़ा श, फिर छ। दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है, जो पहले विकल्प में है, वो ताड़न जात वर्ण है। हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में कि जब ड और ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो वो ताड़न जात वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उस बिंदु को ही हम ताड़न जात चिन्ह के नाम से जानते हैं, इसीलिए वो ताड़न जात वर्ण के कहलाते हैं। उसको हम उच्छिप्त व्यंजन या उच्छ्रिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा श, मूर्धा श, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये श, बड़ा श, ये भी नहीं होगा। ये जो दूसरा और तीसरे विकल्प में श है, ये दोनों व्यंजन उष्ण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो छ है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, क्योंकि ये क और श के योग से बनता है, ठीक है। क और श के योग से बनता है, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया, ठीक है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, शैल निंदिनी में कौन सा समास है। पहला है द्विगु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है तत्पुरुष। द्विगु समास तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि द्विगु समास तो संख्यावाचक होता है, तो इसमें संख्या तो है नहीं। रही बात कर्मधारय की, तो कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष्य होता है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि प्रथम पद विशेषण होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है। तो इसमें शैल विशेषण तो है नहीं, तो इसको हम कर्मधारय की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पद विशेषण होता है। जैसे राजा रानी, पति पत्नी, दोनों पद प्रधान हैं, पति भी प्रधान है, पत्नी भी प्रधान है। और जैसे पाप और पुण्य, गुण दोष, ठीक है, गुण और दोष, ये दोनों पद विशेषण हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
यानी दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों पद की प्रधानता होती है, तो ये द्वंद्व समास तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा है तत्पुरुष समास। जब हम शैल नंदिनी का समास विग्रह करेंगे दोस्तों, जब हम समास में जब शब्द का विच्छेद करते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं, और जब संधि में विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद के नाम से जानते हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आएगा, क्योंकि जब हम शैल नंदिनी का समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होगा शैल की नंदिनी, यानी शैल की पुत्री, शैल की पुत्री अर्थात पार्वती। शैल पुत्री का मतलब पार्वती। तो ये जो है शैल नंदिनी में तत्पुरुष समास है। अगर यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता अगर, तो ऑप्शन में तो बहुब्रीहि ही मारा जाता, क्योंकि यहाँ पे तीसरे अर्थ की ओर इशारा हो रहा है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो गया, तत्पुरुष समास। पांचवा है निम्न में बादल का पर्यायवाची नहीं है। मेघ, मेघ तो बादल का पर्यायवाची है। जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची में जलज, तोयज, नीरज मतलब जो जल से जन्म लेता है। नीरज मतलब वही जल, वायु, जल, नीर, तोय, ठीक है, उसमें ज लगा देंगे तो जो पानी का पर्यायवाची होता है उसमें ज लगा देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो जलज तो कमल का पर्यायवाची है। जलद ये बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। जलधर ये भी बादल का पर्यायवाची है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। जलज ये कमल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, यानी हमारा दूसरा विकल्प सही हो गया। दोस्तों एक मेघ होता है, एक मेघ पुष्प होता है। मेघ का मतलब बादल होता है, और जो मेघ का पुष्प होता है मतलब मेघ का फूल, यानी पानी को कहते हैं। तो मेघ पुष्प पानी का पर्यायवाची है, और मेघ जो है बादल का पर्यायवाची है। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पे जलज है, जलज जो कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। छठवां प्रश्न, परतंत्र का विलोम होगा, जनतंत्र नहीं। परतंत्र का अर्थ क्या होता है? पर मतलब होता है दूसरा, ठीक है, परतंत्र दूसरे का शासन। फिर स्वतंत्र, पर मतलब दूसरा तो स्व मतलब अपना, तो परतंत्र का स्वतंत्र, ये सही है। पराधीन का स्वाधीन होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें विकल्प तीसरा सही है, स्वतंत्र होगा। चौथा, यद्यप में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। यद्यप में दोस्तों ये जो चारों संधि विकल्प में दिए गए हैं ये स्वर संधि के भेद हैं। इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, गुण स्वर संधि भी नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगा, इसमें यण संधि होगा। क्यों? यण संधि का सूत्र होता है ई को एड़ची। हमने संधि में पढ़ा है कि जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। तो यहाँ पे जो य है वो य छिपा है, यद्यप में य छिपा है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि होगा, ठीक है। ह्रस्व ई और अ, ह्रस्व ई और अ ये मिलकर य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यण संधि होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। आठवां क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो। पहला है परकीया, दूसरा परित्यक्ता, तीसरा दुर्भाग्यवती, चौथा प्रोषित पतिका। दोस्तों जो पहला विकल्प है परकीया, परकीया का मतलब होता है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री या दूसरे पुरुष पर आसक्त स्त्री को हम परकीया कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है परित्यक्ता, यानी वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, तो उसे हम परित्यक्ता के नाम से जानते हैं। तो हमारा यही विकल्प सही लगता है कि वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, तो उसका सही विकल्प है परित्यक्ता। और जो प्रोषित पतिका है, प्रोषित पतिका का मतलब होता है दोस्तों कि वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो या गया हो, उसे हम प्रोषित पतिका कहते हैं। और एक होता है प्रवत्य पतिका, प्रवत्य पतिका,
एक ही में रहेगा। प्रवत्य पत्रिका, इसका मतलब होता है कि वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है, मतलब अभी गया नहीं है, जाने वाला हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रवत्य पत्रिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो या विदेश गया हो, उसे हम बोलते हैं प्रोसित पत्रिका। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्न में किस समूह के तीनों शब्द समान लिंग के हैं? छात्र, ये तो पुल्लिंग है। फुटबॉल, ये भी पुल्लिंग है। सागर, ये भी पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग होती है जबकि सागर जो है पुल्लिंग होता है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन ही सही लगता है क्योंकि इसमें तीनों समान लिंग के हैं, तीनों पुल्लिंग हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं, जैसे लता, ये तो स्त्रीलिंग है। धूप, ठीक है, धूप ये स्त्रीलिंग है। पेड़ पुल्लिंग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाथी ये पुल्लिंग है। पवन ये स्त्रीलिंग है। हाकी भी स्त्रीलिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। घोड़ा पुल्लिंग है। पानी जो है दोनों ही लिंग के अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग में भी यूज होता है और पुल्लिंग में भी यूज होता है, ये उभयलिंग के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा। होली ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जितने भी त्यौहार हैं जैसे होली, दीपावली, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। छात्र, फुटबॉल, सागर ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, यानी समान लिंग के हैं। अब है 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थक है। दोस्तों पक्का सरकार नहीं होता है, पक्का कच्चा सरकार नहीं होता है। इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है कि विशेषण संबंधी अशुद्धि है कि क्रिया संबंधी अशुद्धि है कि संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। हमने विशेषण, क्रिया, संज्ञा को हम देख रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब सही है। वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है। पक्का जो है, जो पक्का शब्द है वो सरकार के पहले नहीं, वो समर्थक के पहले आएगा। दोस्तों उर्दू में कहावत है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो दोस्तों इसमें पक्का यहाँ पे समर्थक के पहले लगना चाहिए, न कि सरकार के पहले लगना चाहिए, नहीं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा 10वें प्रश्न में पहला ऑप्शन सही है कि इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, यानी पद का हेर फेर किया गया है। ठीक है, तो जो पक्का शब्द है वो सरकार के पहले नहीं होना चाहिए, वो समर्थक के पहले होना चाहिए। तो इस वाक्य का उच्चारण करेंगे ऐसे कि वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है। ठीक है, ये सही है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हुआ। अब फिर अगले एपिसोड में हम नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ये तो हो गया।